ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे। सॉइल का क्लासिफिकेशन पहले भी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड होता है। कोर्स ग्रेन्ड फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, किसमें, ग्रेवल और सैंड में, और फाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, किसमें, क्ले और सिल्ट में। ठीक है, बेसिकली इस यूनिट में एक तरीके से सॉइल का हम नामकरण शुरू करेंगे, मतलब कि उसको नाम देंगे कि ये कौन सी सॉइल है, उसकी प्रॉपर्टीज जान के उसको नाम देंगे। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट है कि सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, इन सब का मिक्स प्रोपोर्शन होता है सॉइल में, और वो वेरिंग प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। बिहेवियर ऑफ अ सॉइल under external loads depend upon the proportion in which these are present in a soil mass, pattern of orientation of these particles and the environmental condition। मतलब कि सॉइल्स का क्या बिहेवियर होगा, किस सॉइल का, वो उसके हर पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अभी तक तुमने वाटर कंटेंट वगैरह पढ़ा, तो वाटर कंटेंट कितना है, उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, ठीक है, उसमें कितने वॉइड्स हैं, इन सब पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करेगा। उस पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी आ रही है। बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है, कॉम्पेक्शन होता है उसका। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट करने पर भी सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, द फोर्स विच आर सिग्निफिकेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ द सॉइल मास, बेसिकली दो तरह की फोर्स होती हैं, एक ग्रेविटेशनल और एक होती है इंटर पार्टिकल। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये मेनली मिलती है किसमें, ग्रेवल में और सैंड में। ठीक है, और इंटर पार्टिकल फोर्स जो कि कोहेशन को लीड करती है, ये मिलती है क्ले में और सिल्ट में। ठीक है, अब एक और इनमें टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, ये जो सॉइल होती है ये मोस्टली होती है कोहेशन लेस। ठीक है, और ये जो सॉइल होती है ये होती है कोहेसिव। ठीक है, अब कोहेशन लेस और कोहेसिव क्या होता है। कोहेशन लेस जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती है, मतलब इन दोनों पार्टिकल का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब सॉइल कोहेसिव होती है तो क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है उनमें। ठीक है, ये होता किस लिए है, ये इनके अंदर जो प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से आती है। जो मिनरल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर आती है। तो जनरली जो क्ले और सिल्ट होती है, ठीक है, दे बोथ आर कोहेसिव। और जो ये होती है सैंड और ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल जो होती है वो है कोहेशन लेस। कोहेशन लेस सॉइल फिजिकल नहीं, कोहेसिव भी बन सकती है फिजिकल वेदरिंग से, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कोहेशन लेस ही बनेंगी फिजिकल वेदरिंग से। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इनको पढ़ना जरूरी है, किस लिए, क्योंकि सॉइल की आइडेंटिफिकेशन हो। वेट सॉइल इज ए कोहेजन, ये कोई जरूरी नहीं है कि वेट सॉइल कोहेजन ही हो। ठीक है, अब जितनी भी सॉइल की क्लासिफिकेशन होती है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की, उन्हें हम दो हेड में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेड में आती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज।
इंजीनियरिंग जो मेन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं सॉइल्स की वो होती है परमेबिलिटी, ठीक है। इनके ऊपर अलग से एक एक यूनिट है, कंप्रेसिबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी इज द ईज विद विच द वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल। जो वाटर है वो इजीली फ्लो कर जाए किससे? सॉइल के अंदर से, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी का यूज क्या होता है सॉइल में? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द सीपेज डिस्चार्ज थ्रू अर्थ मास। अर्थ मास से सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के काम आती है। सीपेज डिस्चार्ज मतलब क्यू होता है, रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, मतलब कितना वाटर फ्लो कर सकता है किससे? किसी भी सॉइल से, ठीक है। जैसे क्ले हुई, ग्रेवल हुई, सैंड हुई, इसके अंदर से वाटर की डिस्चार्ज कैलकुलेट करने में काम आती है। अभी आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में ये यूनिट है इनके ऊपर पूरी पूरी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द सॉइल अंडर कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड लगने के कारण, कोई भी पी फोर्स लगने के कारण जो डिफॉर्मेशन आते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, जो भी डिफॉर्मेशन आते हैं सॉइल के अंदर, उनकी जो स्टडी होती है वो हम करते हैं कंप्रेसिबिलिटी में, ठीक है। अब कंप्रेशन की जरूरत क्या पड़ती है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर फाउंडेड ऑन द सॉइल, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान के चलो ये सॉइल लेयर थी, इसके ऊपर हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ लोड होगा। अब ये लोड क्या है? ये सॉइल पे ट्रांसमिट होगा। तो जब भी सॉइल पे लोड ट्रांसमिट होगा तो सॉइल के अंदर वॉइड्स हैं वो कम होंगे, मतलब कि जो सबसे पहले एक्सपल्शन होता है एयर वॉइड्स का, तो एयर वॉइड्स खाली होंगे। एयर वॉइड्स खाली होंगे तो इस सॉइल में क्या होगा? कॉम्पैक्शन होगा। ये मान के चलो डेल्टा एस से मूव करी, तो ये मूव करेगी तो हमारे स्ट्रक्चर को हार्म पहुंचेगा, मतलब स्ट्रक्चर में क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इनिशियली इस पे इसको या तो कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने से पहले पहले इसका डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कि ये कितना सेटल करेगा। जब हमें सेटलमेंट पता होता है तो हमारी जो बिल्डिंग की डिजाइन होती है फिर उसी हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये चीज हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे बनने के बाद किसी भी सॉइल पे, ठीक है। तो ये सब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंप्रेशन में, ठीक है। लास्ट आती है शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल। इट इज द एबिलिटी टू resist sliding along internal surface within the mass, ठीक है। इट ऑल्सो गवर्न द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड द अर्थ प्रेशर ऑन द रिटेनिंग स्ट्रक्चर। शियर स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होता है? जब भी सॉइल पे कोई भी लोड आता है, ठीक है, ये सॉइल है, इस पे कोई भी जो लोड आएगा तो ये जो सॉइल है इसका जो फेलियर होता है वो दो रीजन से होता है। या तो सेटलमेंट से कि ये सेटल कर जाए, ठीक है, या फिर शियर से। इसका जो फेलियर होगा वो दो ही कंडीशन में होगा, या तो शियर में होगा या फिर सेटलमेंट की वजह से होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब इस यूनिट में जितना भी हम डील करेंगे वो इंडेक्स प्रॉपर्टी से डील करेंगे। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज लिंक्ड हो जाती हैं किससे? इंडेक्स प्रॉपर्टी से। जो टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बहुत इलेबोरेटेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए उन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट करने के लिए हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर लेते हैं पहले। उनकी हेल्प से हम इजीली कर लेते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को निकाल लेते हैं। और जितने भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज के निकालने के टेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट। कोई डाउट किसी को यहाँ तक?
रेगुलर होगी, क्लास में कोई ब्रेक नहीं होगा। अब जो सॉइल की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले पार्टिकल का साइज और पार्टिकल की शेप। ठीक है, पार्टिकल शेप एंड पार्टिकल साइज। ठीक है, शेप में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के मिलते हैं, जैसे राउंड होगा, ठीक है, फ्लैकी होगा, एंगुलर होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इनकी जो शेप है वो इफेक्ट करती है किस चीज को, कि इस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, ये टर्म बियरिंग कैपेसिटी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी थी किसमें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी तुम्हें बता दी थी कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी शेप्स होती हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि उस जो भी सॉइल स्ट्रक्चर है उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो कितना लोड ले सकता है। ठीक है, अब जैसे कि यदि हम एग्जांपल ले ले राउंड का, एक चीज और याद रखना, ये अलग से लिखा है मैंने इसीलिए, कोहेसिव क्लेज सॉइल्स हैव थिन एंड फ्लैकी पार्टिकल। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि क्ले का जो स्ट्रक्चर होता है या क्ले में जो जनरली शेप मिलती है वो कौन सी मिलती है, तो कभी भी आए तो याद रखना कौन सी लिखनी है, फ्लैकी। फ्लैकी शेप मिलती है क्ले में। ठीक है, अब देखो जो राउंड होता है, तो राउंड में जो वॉइड्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। वॉइड्स आर मैक्सिमम इन केस ऑफ राउंड। ठीक है, तो जो राउंड पार्टिकल्स होंगे उनकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी, लोड बियरिंग कैपेसिटी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लोड बियरिंग कैपेसिटी राउंड पार्टिकल्स की कम होगी। इसमें किसी को कोई डाउट शेप में? अब पढ़ते हैं साइज का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने एक बार पहले भी बता दिया है तुम्हें। सबसे पहले कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। ठीक है, जो कोर्स ग्रेन होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ग्रेवल और सैंड। ठीक है, फाइन ग्रेन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सिल्ट और क्ले। ठीक है, ग्रेवल की रिप्रेजेंटेशन जी से होती है, सैंड की एस से, सिल्ट की एम से, क्ले की सी से। ठीक है, ये 75 माइक्रोन से नीचे, माइक्रोन जानते हो ना, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 75 माइक्रोन से ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, 75 माइक्रोन से नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन ग्रेन्ड होते हैं। ठीक है, सैंड जो होती है वो होती है 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm। ठीक है, ग्रेवल जो होती है वो होती है 4.75 mm से लेके 80 mm।
ठीक है। सिल्ट जो होती है वो होती है 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन, और लेस देन 2 माइक्रोन जो पार्टिकल साइज होते हैं वो क्ले में आते हैं। और क्लासिफिकेशन देख लो, इनको जनरली कोहेसिव सॉइल बोलते हैं, इनको कोहेशनलेस। ठीक है। अब जैसे तुम्हें कोई भी सॉइल सैंपल दे और वो तुमसे कहे कि इनका क्लासिफिकेशन करो, तो जो कोर्स ग्रेन्ड है उनका क्लासिफिकेशन होता है बाय सीव एनालिसिस। ठीक है। और जो फाइन ग्रेन सॉइल है इनका क्लासिफिकेशन होता है बाय सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये तुम्हारा साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया सॉइल का। इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं है? अब ग्रेन साइज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कर लिया था कोर्स और फाइन में। तो मैंने बताया था कि कोर्स की एनालिसिस के लिए, कोर्स की एनालिसिस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सीव, सीव एनालिसिस। और फाइन ग्रेन सॉइल की एनालिसिस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेडिमेंटेशन। इस सैटरडे तुम्हारी उसकी क्लास होगी प्रैक्टिकल की। ठीक है, सबसे पहले सीव एनालिसिस देखते हैं। सीव एनालिसिस मैंने बताया किसके लिए करते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। सीव्स बेसिकली होती क्या है? सीव्स देखी होंगी तुमने, बेसिकली ये छलनी टाइप होती है। इसमें होता क्या है, यदि इसका टॉप व्यू देखोगे तो इसमें क्या होते हैं, स्पेसिंग होती है, वॉइड्स होते हैं, यहाँ खाली स्पेस है ना, इससे पार्टिकल पास होता है। तो इन सीव्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं। जैसे सबसे नीचे होता है पेन, पेन में जाके सब कलेक्ट हो जाते हैं। पेन में कोई वॉइड्स नहीं होते हैं, सिंपल पेन का जो शेप होगी वो नीचे से ऐसे होगी। ठीक है। फिर जैसे 75 माइक्रोन है, 75 माइक्रोन में जो साइज होगा वॉइड्स का इनका, ये बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम, क्या 75 माइक्रोन के बराबर होगा। इसके बाद जैसे 150 माइक्रोन है, 150 माइक्रोन के जो पोर्स होते हैं वो थोड़ा बड़े होंगे। ठीक है। फिर 212, 425, 600, 1 mm, 2 mm, और भी ऊपर रख सकते हैं, 4.75 mm, कितना भी रख लो। ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलो हमारे पास कोई भी सॉइल सैंपल आया, कोई सॉइल सैंपल आया, तो उसने पूछा कि इस सॉइल को क्लासिफाई करो कि ये सॉइल किस उसमें आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, चाहे वेदर इट इज अ कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, क्योंकि देख के हमें नहीं पता चलेगा कि सॉइल कौन सी है, तो सबसे पहले हम उसको रखेंगे सीव सेकर में। ये सीव सेकर होता है, इसमें बेसिकली ये सीव्स में ऊपर वाली जो सबसे टॉप मोस्ट सीव होगी उसमें हम पार्टिकल्स रख देंगे, जो भी सॉइल सैंपल आया होगा उसके। उसको रखने के बाद सीव सेकर से इसको 5-10 मिनट के लिए सेक करते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सीव्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे, इस सीव में कुछ, इस सीव में कुछ, इस सीव में कुछ। ये बेसिकली तुम्हारा प्रैक्टिकल भी है कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन के लिए। ठीक है। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? ठीक है, ये अभी जो देख रहे थे ये सीव है, जैसे 2 mm की हुई, 1 mm की हुई, 600 माइक्रोन की हुई, 425, 212, 150, 75 और पेन। ठीक है।
तो इनमें क्या होगा, इसमें कुछ मास रिटेन्ड होगा, तो उस मास रिटेन्ड को देखेंगे। जैसे मतलब कुछ पर्टिकुलर मास 2 mm में रिटेन होगा, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया m1 से। कुछ पर्टिकुलर मास इसमें रिटेन होगा 1 mm में, उसको m2 से। कुछ 600 माइक्रोन में, तो ऐसे ऐसे हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिए उनके। ठीक है, m1 m2 m3 m4 m8। अब क्या करेंगे, परसेंटेज मास रिटेन कैलकुलेट करेंगे हर किसी पे। जैसे m1, इसमें कितना परसेंट ऑफ टोटल मास रिटेन हुआ, तो m1 डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100। तो ये आ गया P1, मतलब कि इतना टोटल मास इस पे रिटेन हुआ। फिर कैलकुलेट ऐसे ही सबके लिए कर लेंगे, m2 बाई m इंटू 100, m3 बाई m इंटू 100। ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, m4 बाई m इंटू 100। सिमिलरली नीचे चलते जाएंगे, m5 बाई m इंटू 100, ऐसे ही औरों के लिए। तो ये P1 P2 P3 P4 P5, ये क्या आ गया, परसेंटेज मास रिटेन। इसके बाद क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा। सबसे पहले पहले में P1 ही होगा, दूसरे में क्या होगा, P1 प्लस P2, थर्ड पे आएंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, फोर्थ पे आएंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इसमें आएंगे तो C4 प्लस P5 हो जाएगा। ठीक है, C4 जो निकल के आया प्लस P5, ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे तो हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे होती है ऐसे ही है ये, है। तो नीचे लास्ट में जब जाते जाएंगे तो एंड में तुम्हें जो टोटल परसेंटेज थी, टोटल हमेशा 100 ही होगी, तो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 100 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं कि रिटेन कितना हुआ, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सीप पे कितना रिटेन हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर क्या होगा कि उस साइज से फाइन कितना है, मतलब 2 mm से फाइन कितना है। तो वो कैसे निकलेगा, 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटेन, मतलब कि कितना रिटेन हुआ है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा परसेंटेज फाइनर। अब इसी परसेंटेज फाइनर के निकलने के बेस पे हम निकालते हैं कि सॉइल जो है वो कैसी है, कोर्स है, सॉइल जो है वो कैसी है, कोर्स है या फाइन है। ये चीज आई समझ में या नहीं आई। इसमें किसी को कोई डाउट। ये तुम्हारा बाकायदा पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, वहां तुम इसको करते हो परफॉर्म, सीव सेकर वगैरह होता है, सीव सेक करते हो। तो ये प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। यहाँ मैंने वैल्यूज नहीं ली है, यहाँ मैंने जनरल केस ले लिया है एक, वहां में वैल्यूज ले लूंगा, उन वैल्यूज से समझा दूंगा। यूजुअली कुछ नहीं होती, जो सीव जिस साइज का तुम्हें निकालना है ना, उस साइज की सीव रखते हैं यूजुअली। जैसे मान के चलो तुम्हें सैंड का, तुम्हें पता चला कि इसमें सैंड के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो सैंड का पता चला तो 4.75 mm से लेके और 75 माइक्रोन के बीच की सीव लेंगे। तो उस तरीके से ये है सीव सेकर, बाकी नेट पे डालना मिल जाएगा। ये सीव सेकर ही है पूरा।